मॉर्निंग गाइस। सो कैसे हैं आप सब। आज गाइस हम लोग को पढ़ना है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर और बहुत ही डिमांड वाला चैप्टर, जिसका सभी लोगों ने बहुत डिमांड किया था। क्योंकि मैं अदर चैप्टर ले रहा था और सभी लोगों ने बोला कि अभी चैप्टर नंबर 6 हमारा बाकी है, क्योंकि हमने चैप्टर नंबर 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 ऐसा करके 13 14 तक हमने पूरा खत्म कर दिया है और हमारा ओनली चैप्टर नंबर 6 रह गया है। तो हम लोग ने सोचा कि अभी चैप्टर नंबर 6 को भी उड़ा देना चाहिए। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सुपर पोजिशन ऑफ द वेव। और गाइज इस चैप्टर को इतना अच्छे ढंग से 11th का पूरा कॉन्सेप्ट पहले मैंने समझाया है, फिर जाके मैंने 12th का पूरा कॉन्सेप्ट इसमें समझाया है। एक बार जस्ट आप वॉच करिए, थोड़ा सा 10 से 20 मिनट भी अगर आप वॉच करेंगे ना, आपको ऑटोमेटिकली समझ जाएगा कि ये चैप्टर की कितना इंपॉर्टेंस है और कितनी अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन आपको इस चैप्टर से मिलने वाली है। तो प्लीज इस चैप्टर को पूरा वॉच करिएगा, एक बार वॉच करिए फिर समझ जाएगा, ठीक है। तो आप देख रहे हो गाइस न्यू इंडियन एरा एंड मेरा नाम है प्रशांत। आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो। अगर आपको इसकी हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप लोग ना टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप मुझसे यहाँ पे कोई अगर आपकी इंक्वायरी हो तो यहाँ पर भी कांटेक्ट कर सकते हो, या तो टेलीग्राम में भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। तो ये फिजिक्स क्लास 12th महाराष्ट्र बोर्ड के लिए हमारा सिलेबस है। चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस आज हमारे चैप्टर का नाम है सुपर पोजिशन ऑफ वेव। क्या नाम है? सुपर पोजिशन, ठीक है, पोजिशन ऑफ वेव, ये हमारे चैप्टर का नाम है। अगर मैं एग्जैक्टली आपसे पूछूं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेव, एग्जैक्टली अगर मैं आपसे बोलूं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एग्जैक्टली वेव क्या होता है, तो गाइस एग्जैक्टली जो हमारा वेव है ना, वेव ये जस्ट हमारे डिस्टर्बेंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम देयर मीन और इक्विलिब्रियम पोजीशन, यही हमारा वेव होता है। अब बोलोगे फिर ये इक्विलिब्रियम या मीन पोजीशन क्या होता है? अब ध्यान देना, मान लो कि मेरा एक पार्टिकल यहां ऐसे रखा हुआ है। अब ये क्या करेगा? डिस्टर्बेंस होगा इसमें। अब दुनिया में कोई भी चीज अगर मोशन करती है तो क्या बिना एनर्जी या बिना फोर्स के करती है? क्या नहीं करती है ना। तो इसमें भी हमें क्या होगा? एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। मान लो ये पार्टिकल रखा हुआ है और मैंने इसमें हाथ से ऐसा टच कर दिया या कैसा भी करके मैंने इसमें एनर्जी प्रोवाइड कर दी, ठीक है। ये बातें आपको समझ के रखनी है, ओके। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेशन हमारा होने वाला है। अभी हम समझेंगे किस तरीके से हमारा पार्टिकल यहाँ पे डिस्टर्बेंस होता है इसके ऊपर। तो ये जो हमारा वेव है माय डियर, ये हमारा जो वेव है, ये वेव ना अपने ही मेन पोजीशन में ऊपर और फिर नीचे मतलब वाइब्रेट करता है। जैसे कि हमारे ऑसिलेशन चैप्टर देखा था, वहां पे हमारा पार्टिकल ऊपर नीचे वाइब्रेट कर रहा था अबाउट देयर मेन पोजीशन। यानी कि इनडायरेक्टली आप कहोगे ये तो फिर हमारा एसएचएम परफॉर्म कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि ये टू एंड फ्रो मोशन है। एक बार ये हमारा पार्टिकल ऊपर जा रहा है, एक बार ये हमारा पार्टिकल नीचे आ रहा है, लेकिन हर वक्त ये अपने जिस पोजीशन से स्टार्ट हुआ था ना, वो पोजीशन हमारी मीन पोजीशन कहलाती है। तो उसी पोजीशन में एक बार आएगा। अगर एक बार ऊपर भी आता तो फिर नीचे तो आएगा ही ना यार। तो मतलब जिस पोजीशन से उसने स्टार्ट किया था उस पोजीशन से गुजरेगा जरूर एक बार, है ना। तो जिस पोजीशन से उसने स्टार्ट किया था वही पोजीशन हमारी मीन पोजीशन होती है। मतलब आपको समझना है जिसके अलोंग वो अगल बगल ऊपर नीचे ऐसे ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, या फिर आप कह सकते हो वाइब्रेट कर रहा है। तो मतलब अपने मेन पोजीशन में अगर मेरा कोई पार्टिकल मान लो ऐसा रखा हुआ है और इसमें कुछ डिस्टर्बेंस आ जाए और ये ऊपर चला जाए या फिर नीचे आने लगे, ऐसा ऐसा ऊपर नीचे टू एंड फ्रो मोशन करने लगे, तो इससे हम क्या कहेंगे कि हमारा पार्टिकल डिस्टर्ब हो चुका है। यानी दिस इज द डिस्टर्बेंस ऑफ अ पार्टिकल फ्रॉम देयर मीन पोजीशन, और वही हमारी वेव को जनरेट करती है। समझ गया अच्छे से? नाउ अब हम यहाँ पे देखते हैं वही चीज मैंने यहाँ पे आपको बता के रखी है डायग्राम के थ्रू, जो कि आपको नोट्स में मिल जाएंगी, ठीक है। देखो ये हमारा पार्टिकल है, ये हमारा ऊपर नीचे ऐसे हमारा क्या कर रहा है? वाइब्रेट कर रहा है, जिसे मैं ये कह सकता हूँ कि ये मेरा ऑसिलेशन कर रहा है, यानी ऑसिलेटिंग अबाउट देयर मीन पोजीशन। हमारा ये मीन पोजीशन है जहां पे हमारा पहले पार्टिकल रेस्ट में था। अब हमारा कोई पार्टिकल ऊपर नीचे वाइब्रेट कर रहा है, तो ये हो गया हमारे पार्टिकल का वाइब्रेशन, ठीक है। अब जब हमारा पार्टिकल ऊपर नीचे वाइब्रेट करेगा तो अब यहाँ पे ध्यान देना, अब हमारा वेव का क्रिएशन होगा। बट हमारा वेव कैसे बनेगी वही हमको समझना है। मान लो माय डियर कि आपके पास एक स्ट्रिंग है, ऐसे आपके पास स्ट्रिंग है और इस स्ट्रिंग में ना इस तरीके से पार्टिकल है, रस्सी है तो पार्टिकल से ही बनेगी ना। अब मान लो आपके सामने ये रस्सी है, ठीक है, यही आपके सामने रस्सी है और इसमें पार्टिकल्स हैं। हमने क्या कर दिया, यहाँ पे इस तरीके से एक बांध के रखा है रस्सी को इधर पे, और हमने क्या किया, हाथ से रस्सी को आप इमेजिन करना है, रस्सी को अपने हाथ से जर्क प्रोवाइड किया। जर्क मतलब आपने जस्ट उसको क्या किया, हल्का सा फोर्स प्रोवाइड किया, खींचा है ऊपर नीचे करने के लिए। तो ये पार्टिकल क्या होगा, ऊपर जाएगा। समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? ये पार्टिकल ऊपर जाएगा। तब हमारा ये पार्टिकल रेस्ट में था, फिर यही पार्टिकल की एनर्जी इस पार्टिकल में ट्रांसफर होगी तो ये भी हमारा ऊपर जाएगा। फिर यही पार्टिकल की एनर्जी इसमें भी ट्रांसफर होगी तो ये भी ऊपर जाएगा।
फिर यही पार्टिकल की एनर्जी इसमें भी ट्रांसफर होगी, फिर ये भी ऊपर जाएगा। ऐसा करके हमारे सारे पार्टिकल ऊपर जाएंगे। तो जो हमारा नया वाला चीज बनेगा वो कैसे बनेगा वो आपको समझना है। तो जो हमारा नया पार्टिकल यहाँ पे जनरेट होगा, अब आपको ध्यान देना है। तो हमारा पार्टिकल ये देखो ऊपर चला जाएगा इस तरीके से। आप समझ रहे हो, हमारे जितने भी पार्टिकल्स रहेंगे वो सारे के सारे हमारे ऊपर चले जाएंगे। समझ रहे, इस तरीके से हमारा यहाँ पे लूप जो भी है अभी क्रिएट होगा इस तरीके से। क्योंकि देखो, अब देखो मैंने बोलूंगा आप ऐसा क्यों बनाए हो। देखो भाई, अब पहले एक ऐसा तो नहीं कि मैंने जैसे यहाँ से फोर्स प्रोवाइड किया तो ये यहाँ पे पहुंच जाएगा मेरा फोर्स, नहीं। पहले इसके पास जाएगा तो ये ऊपर जाएगा। ओके, ये ऊपर जाएगा, फिर ये अपने फोर्स को इसको ट्रांसफर करेगा तो ये ऊपर जाएगा, फिर ये ऊपर जाएगा। अब ये इसको देगा तो ये ऊपर जाएगा, तब ये नीचे आ जाएगा, फिर ये नीचे आ जाएगा, तो फिर ऐसे ये वाला ऊपर जाएगा, फिर ये वाला ऊपर जाएगा, तब तक ये नीचे आ जाएंगे। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? मतलब इस तरीके से ऊपर नीचे जाते जाएंगे। बस आपको ऐसे समझना है। मतलब एक बार मेरा पार्टिकल ऐसे रोटेट होगा, फिर ऐसे ये नीचे आएंगे, तब तक ये आगे वाले जाएगा, ऐसे जाते जाएगा जाते जाएगा। तो पार्टिकल हमारा मूव नहीं कर रहा है, हमारा पार्टिकल खुद के मीन पोजीशन में ही सिर्फ मूव कर रहा है। ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है। ये पार्टिकल आगे नहीं जा रहा है, ये पार्टिकल बस अपनी एनर्जी को आगे वाले पार्टिकल में ट्रांसफर कर रहा है। मतलब कि ये हमारा पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को बस डिस्टर्ब कर रहा है, जिससे कि यह हमारा पार्टिकल ऊपर और नीचे मूव कर सके। जब ये हमारा पार्टिकल ऊपर और नीचे मूव करेगा, फिर ये इसको ट्रांसफर करेगा एनर्जी, तो ये भी मूव करेगा। मतलब यार पार्टिकल जो हमारा है वो वाइब्रेशन करता है अबाउट देयर ओन मीन पोजीशन, जबकि वो कभी भी आगे चल के मूव नहीं करता है। वो खुद के ही मीन एक्सिस में रोटेट करता है और अपनी एनर्जी को दूसरे पार्टिकल में ट्रांसफर करता है। और वही पार्टिकल फिर मेरा ऐसे सबको एनर्जी ट्रांसफर करते जाएगा, फिर ऐसे यहाँ पे आएगी एनर्जी, फिर यहाँ पे आएगी, फिर यहाँ पे आएगी, यहाँ पे आएगी, और वापस से यहाँ से फिर से इसका रोटेशन होगा इस साइड के लिए। हालांकि ये सब हम आगे देखेंगे कैसे यहाँ पे लूप का रोटेशन होता है, कैसे इलास्टिक मीडियम में हम इस्तेमाल करते हैं, हम सब समझेंगे। ठीक है, तो ये बात आपको समझनी है। तो हमारा याद रखना हमेशा कि वेव जब क्रिएशन होती है तो कभी हमारा पार्टिकल ऊपर नीचे ही सिर्फ मूव कर रहा है, आगे मूव नहीं करता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में कभी मूव नहीं करता है। अबाउट देयर मीन पोजीशन में ही हमारा पार्टिकल मूव करता है। समझ गया? आप यहाँ पे देख सकते हो कैसे। देखो, हमारा जो पार्टिकल है यहाँ पे है, ये ऊपर जा रहा है फिर हमारा नीचे आ रहा है। मतलब पार्टिकल का मोशन हमारा ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन हमारे वेव किधर बन रही है? वेव हमारे सामने बन रही है, सामने तरफ हमारी वेव बन रही है। जब हमारा पार्टिकल मैटर सबसे टॉप पोजीशन में होता है तो हम उसे कहते हैं ये एक्सट्रीम पोजीशन है। जब हमारा मिडल में होता है तो हम कहते हैं कि ये हमारा मीन पोजीशन है। समझ गया? और ऐसे हमारा ये मतलब मिनिमम पोजीशन है नीचे वाली। और हमारा वेव का मोशन हमेशा इधर रहेगा, लेकिन पार्टिकल हमारे ओन एक्सिस में रिवॉल्व कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है। और फिर ऐसे यहाँ पे दूसरे पार्टिकल को इसकी एनर्जी ट्रांसफर होगी तो ये भी अपने मीन पोजीशन में वाइब्रेट करेगा। ऐसे ये अपनी एनर्जी ट्रांसफर करेगा, ये भी ऐसा रिवॉल्व करेगा। ऐसा करते करते मेरा वेव का फॉर्मेशन होता है और वेव मोशन करता है। समझ गया? अब देखो यहाँ पे क्या है, मान लो ये सारे पार्टिकल थे, मैंने जैसे इसमें एनर्जी प्रोवाइड की तो ये सारे पार्टिकल मेरे डिस्टर्ब हो गए। अब ये एनर्जी ये ऊपर जाएगा, फिर ये अपनी एनर्जी इसको ट्रांसफर करेगा तो ये भी ऊपर जाएगा। अब जब ये ऊपर जाएंगे तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे? जस्ट इमेजिन यार, तब तक हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे कि ये मेरा ऊपर जाके नीचे आ गया, अपने फिर से मेन पोजीशन में आ गया, फिर ये वाला ऊपर जाएगा, फिर ये नीचे आएगा, फिर ये वाला ऊपर जाएगा, फिर ऐसे ये वाला, एक ऐसे वेव बन जाएगी। अब समझा वेव कैसे फॉर्म हो रहा है? लेकिन मेरा पार्टिकल ट्रेवल करके इधर गया क्या? नहीं, मेरा पार्टिकल अबाउट देयर मीन पोजीशन ऊपर नीचे रिवॉल्व कर रहा है, लेकिन मेरी वेव एक सामने की तरफ जा रही है। समझ में आया क्या? तो ये है मेरे रियलिटी ऑफ द वेव फॉर्मेशन। मतलब मेरा पार्टिकल ऊपर नीचे ओन पोजीशन में वाइब्रेट करता है, और ऐसे ही मोशन को मैं क्या कहता हूं? SHM कहता हूं। इसका मतलब माइडियर क्या हुआ कि मेरा पार्टिकल ही सिर्फ SHM परफॉर्म कर रहा है, ना कि मेरी वेव। मेरी वेव टू एंड फ्रो मोशन कर रही है क्या? नहीं। अब समझा आपको वेव क्या है? वो वर्चुअल चीज जो रियल में एग्जिस्ट कर तो रही, पता भी नहीं। समझ रहे? तो ये मेरा एक वेव है, और जिसमें जो मेरा पार्टिकल है ये अपने ही ओन एक्सिस में रिवॉल्व कर रहा है। समझ रहा है? तो मेरा जो पार्टिकल है सिर्फ वही टू एंड फ्रो मोशन करता है, उसमें से जो बनी हुई वेव है वो मेरे सामने मोशन करती है। मतलब अगर मेरा पार्टिकल ऐसे ऐसे रोटेट ऊपर नीचे वाइब्रेट कर रहा है तो मेरी वेव मोशन इधर रहेगी, मेरे वेव का जो मोशन होगा वो इस साइड रहेगा, वेव मोशन। और ये मेरे पार्टिकल का यहाँ पे ऊपर नीचे वाइब्रेशन है। समझ गया? इस तरीके से माय डियर हमारा जो वेव का फॉर्मेशन होता है। ऐसे मैं आपको यहाँ पे भी दिखा देता हूँ। अब देखो किस तरीके से, जस्ट इमेजिन करना,
अब जैसे मैंने इसमें फोर्स दिया तो ये मेरा पार्टिकल क्या करेगा, अपने ऊपर नीचे जाके इसको एनर्जी ट्रांसफर करेगा, फिर ये भी अपने एक्सिस में मतलब वाइब्रेट करेगा, फिर ये भी अपने एक्सिस में वाइब्रेट करेगा, ये ऊपर गया, फिर ये ऊपर गया, फिर ऐसे इसको देगा। ऐसा करते करते सभी ये ऊपर नीचे होंगे, जब यहाँ पे पहुंचेगा सब ऊपर नीचे होंगे, अब मैंने बनाया नहीं है, सब ऊपर नीचे होंगे, फिर यहाँ पे जाएगा। ये मेरा एक इलास्टिक मीडियम है। इलास्टिक मतलब ये नहीं मैटर कि वो आपका रबर इलास्टिक मतलब ये नहीं कि आप किसको कितना खींच सकते हो, स्ट्रेच कर सकते हो, वो इलास्टिक नहीं होता है। इलास्टिक मतलब उसे कहते हैं कि जब आप किसी चीज को उठाओ या फिर आप किसी चीज को अपनी तरफ खींचो तो वो आपको कितना अपोज करता है। अब अगर आप हिमालय को खींचने जाओगे तो इतना बड़ा हिमालय आपको बहुत ज्यादा अपोज करेगा, यानी इस वक्त हिमालय बहुत ज्यादा उसके पास इलास्टिसिटी है। सिमिलरली हमारी स्टील, अगर आप स्टील को उसके शेप को चेंज करना चाहोगे तो वो आपको अपने शेप को चेंज नहीं करने देगा, आपको बहुत ज्यादा बल लगाना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा, मतलब ज्यादा अपोज स्टील कर सकता है। क्योंकि दुनिया में मेटल की बात करो तो स्टील सबसे हार्ड है, मेटलॉइड जो है स्टील सबसे हार्ड है, तो उसको अगर उसके आप शेप को चेंज करोगे तो और ज्यादा आपके लिए कठिन बात हो जाएगी। तो इसके लिए बस समझ के रखना है कि दुनिया में उसकी इलास्टिसिटी सबसे ज्यादा होती है जो दुनिया में सबसे ज्यादा हार्ड होता है। मतलब यार जिसको आपको उसके शेप को चेंज करने में या फिर आप उसको मूव करने में या फिर उसको उठाने में जिसको ज्यादा आपको ताकत लगानी पड़े वही आपका सबसे बड़ा इलास्टिक वाला प्रॉपर्टी वाला कहलाएगा। फिलहाल स्टील सबसे ज्यादा इलास्टिक होता है, रबर सबसे कम इलास्टिक होता है। तो यहाँ पे अगर मान लो मेरा एक इलास्टिक मीडियम है तो यहाँ से हमारी वेव जाएगी और वहां से वापस टकरा के वापस आएगी। तो जब मेरा वेव जाएगी तो ऊपर नीचे, ऊपर की तरफ हमारा पार्टिकल वाइब्रेट हो रहा था, जब आएगी तो वही पार्टिकल हमारा नीचे निगेटिव डायरेक्शन में सबके सब रोटेट करेंगे, सॉरी वाइब्रेट करेंगे। ठीक है, तो ऐसे करके मेरा नीचे की ये वेव बनेगी। समझ गया? तो बस ऐसे ही बता के रखा, इसको आगे और समझेंगे हम, डोंट वरी। फाइनली अगर गाइस मैं कंक्लूजन में आऊं तो मेरी वेव कुछ इस तरीके से बन के निकलेगी। मेरे पार्टिकल का मोशन हमेशा ऊपर नीचे ही रहने वाला है। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है। अब देखो अगर आपके बुक में जब पढ़ोगे ना तो इसमें लिखा हुआ रहेगा कि पार्टिकल जो आपका है ना वो हमेशा कैसे बनता है, परपेंडिकुलर बनता है। कैसे बनता है? परपेंडिकुलर बनता है टू दी वेव मोशन। टू दी वेव मोशन, जो वेव है उसके अलोंग परपेंडिकुलर बनता है। देखो ना आप यहाँ पे परपेंडिकुलर है कि नहीं है, समझ गया कि नहीं समझ गया? तो पार्टिकल ऊपर नीचे रिवॉल्व करता है और हमारा जो वेव है वो सीधा रिवॉल्व करती है। फिलहाल ये हमारे ट्रांसवर्स वेव की कंडीशन है, हम आगे चल के बहुत सारी वेव होती है उनके बारे में सब समझेंगे। बस आपको समझना कि वेव हमारी फिर इस तरीके से बन के निकलेगी, एक बार ऊपर एक बार नीचे। समझ गया? तो ये हमारा पार्टिकल ऊपर नीचे ऐसे रिवॉल्व करेगा। जो हमारा मिडल पॉइंट है जहां पे हमारा पार्टिकल रेस्ट पे था वो हमारा मीन पोजीशन कहलाएगा, जहां पे उसकी वैल्यू 0 होती है। और बाकी फिर हमारा एक्सट्रीम पोजीशन, ए वैल्यू, ये सब हम आपको बाद में बताएंगे। समझ गया अच्छे से? तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा जरूरी थी आपके लिए जानना कि वेव कैसे फॉर्म होती है। बस इतना ध्यान रखना कि वेव हमारा ऊपर नीचे क्या करता है, वाइब्रेट करता है और हमारे सामने वेव मोशन क्रिएट होती है। वेव हमारे सामने हमारी ट्रेवल करती है इन अ गिवन अमाउंट ऑफ मीडियम में ना। अब हम समझते हैं वेव के टाइप्स के बारे में। तो जो हमारी वेव, दुनिया में बहुत सारी वेव होती हैं। वाटर वेव है, साउंड वेव है, लाइट वेव है, मैकेनिकल वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। सारी वेव का डिफरेंसेस मान लेते हैं। वाटर वेव क्या है? आप देखो, आपने कभी लेक वगैरह में जाओ और वहां पे एक पत्थर डालो तो आपके अगल बगल देखो कैसे ऐसी ऐसी एक बड़ी सी वेव बनती है, वो आपकी वाटर वेव हो गई। व्हाट इज द साउंड वेव? साउंड वेव हमारी माय डियर मैकेनिकल वेव कहलाती है, जबकि हम मैकेनिकल वेव के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो साउंड वेव हमारी मैकेनिकल वेव है। आप इसे लॉन्जिट्यूडनल वेव भी कह सकते हो, आप इसे प्रोग्रेसिव वेव भी कह सकते हो। अब आपको एक बात बताता हूं मैं, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि वेव हमारी 2 टाइप की होती है, एक होती है ट्रांसवर्स वेव, एक होती है हमारी लॉन्जिट्यूडनल वेव। हम आगे भी पढ़ेंगे इनके बारे में। तो ट्रांसवर्स और लॉन्जिट्यूडनल दोनों वेव हमारी प्रोग्रेसिव वेव कहलाती हैं। आप बोलोगे प्रोग्रेसिव वेव क्या है? मैं इसके बारे में अभी बताऊंगा, सब आगे हम पढ़ने वाले, डोंट वरी। तो बस इतना याद रखो अभी के लिए कि जो हमारी साउंड वेव है वो हमारी मैकेनिकल वेव है। एग्जाम्पल भी दूंगा आगे चल के। लॉन्जिट्यूडनल वेव भी उसी को कह सकते हो और प्रोग्रेसिव वेव हमारी दोनों कहलाती है। तो हमारा ऑब्वियस सी बात है कि ये भी हमारी प्रोग्रेसिव वेव ही रहेगी। ऐसे हमारी लाइट की वेव है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती है ये। बट हमारी साउंड कभी वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करती है। क्यों? क्योंकि वैक्यूम में कोई मीडियम नहीं होता है और इसीलिए माइडियर हमारे साउंड को चलने के लिए मीडियम चाहिए और इसीलिए हमारा साउंड कभी वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकता है। समझ में आया? इसका मतलब यह है कि हमारी जो मैकेनिकल वेव होती हैं वो हमारी हमेशा साउंड वेव जैसी ही है फिलहाल,
एग्जाम्पल है हमारा साउंड वेव मैकेनिकल वेव का। तो जो मैकेनिकल वेव है ये हमारी हमेशा मीडियम को रिक्वायर करती है, मतलब बिना मीडियम के हमारे मैकेनिकल वेव नहीं चल सकती। जबकि हमारा इसके अपोजिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है ये हमेशा बिना मीडियम के भी ट्रेवल कर सकती है, उसको कोई मीडियम में फर्क नहीं पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल लाइट वेव, सन से आने वाली लाइट जब स्पेस में ट्रेवल करती है तो क्या उसे मीडियम की जरूरत होती है? नहीं, बिना मीडियम के भी वो ट्रेवल कर जाती है। अगर हम वहीं सन से अगर कोई आवाज आए मेरे सन में तो ट्रेवल कर पाएगी? नहीं, क्योंकि वैक्यूम में कभी भी साउंड ट्रेवल नहीं कर सकता है, बिकॉज साउंड एक मैकेनिकल वेव है और मैकेनिकल वेव को ट्रेवल करने के लिए मीडियम चाहिए। और मैं भी अभी बोल रहा हूं, आप सुन रहे हो, तो जो मैं बोल रहा हूं तो आवाज आ रही है, ये आवाज अगल बगल एयर के पार्टिकल प्रेजेंट हैं, इन्हीं एयर के पार्टिकल के मदद से ही मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है। आपके फिलहाल फोन से मेरी आवाज निकल रही होगी, तो आपके फोन या लैपटॉप में से आवाज आप तक आ रही है उसी एयर के पार्टिकल की वजह से, क्योंकि अर्थ में हो तो मीडियम है, चाहे वो एयर का हो, चाहे लिक्विड का हो, चाहे सॉलिड का हो। तो मैकेनिकल वेव यानी साउंड हमारी हमेशा मीडियम में ही ट्रेवल करती है। अगर हम दो लोग जाएं और वैक्यूम में बात करें स्पेस में, तो हम कितना भी तेज चिल्लाएंगे तो हमें आवाज सुनाई नहीं देगी। यही है हमारे वेव की सारी कंडीशंस। तो एक बात हमने समझा कि वेव हमारी होती है मतलब डिस्टर्बेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम देयर मीन पोजीशन, यानी जब हमारा पार्टिकल अपने मीन पोजीशन के एक्सिस से ऊपर नीचे रिवॉल्व करता है, सॉरी वाइब्रेट करता है, बार बार मैं रिवॉल्व बोल देता हूं, ये ऊपर नीचे जब वाइब्रेट करता है तो हमारी इससे वेव का फॉर्मेशन होता है। वेव हमारा हमेशा इस डायरेक्शन में वेव मोशन रहेगा और पार्टिकल का मोशन ऊपर नीचे है, और ये मिडल में हमारा मीन पोजीशन कहलाएगा। तो ये सारी चीजें वेव कैसे बनती है हमने सब जान लिया। अब माय डियर हम आते हैं कैन यू रिकॉल के क्वेश्चन में। ठीक है, कैन यू रिकॉल के सारे क्वेश्चन को समझेंगे, ईच एंड एवरी क्वेश्चन को आपको जानना है। मैं सिर्फ क्वेश्चन के आंसर ही नहीं देने वाला हूं, इस चैप्टर का पूरा टॉपिक का बेसिक भी आपको समझाने वाला हूं। ठीक है, तो ईच एंड एवरीथिंग समझेंगे। स्टार्ट करेंगे वेव मोशन से। मैंने आपको बता दिया वेव मोशन कैसे रहने वाला है। व्हाट इज वेव मोशन? तो एक वेव मोशन हमारा इज अ पीरियोडिक और ऑसिलेटरी डिस्टर्बेंस। ऑसिलेटरी मतलब ऊपर नीचे जाने वाला डिस्टर्बेंस। मान लो ऐसा है, ऊपर नीचे ऑसिलेटरी मतलब डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम कैसा भी रहेगा, विच इज प्रोपगेटेड फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर प्लेस। प्रोपगेशन मतलब ट्रेवल करना। मान लो ये हमारा यहां से स्टार्ट हो रहा है, ये हमारा प्रोपगेशन की लाइन है। ठीक है, तो ये इस तरीके से यहां से स्टार्ट हुआ प्रोपगेट होना, तो यहां से ये ऑसिलेशन कर रहा है, ऊपर नीचे ये हमारा ऑसिलेशन कर रहा है, और ये है हमारा डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, जो कि मेन पोजीशन भी आप इसे कह सकते हो। तो हमारा जो पार्टिकल होता है किसी भी वेव का, फिर से सुनना मेरी एक बात, पार्टिकल होता है जो हमारी वेव का, वो ऑसिलेट करता है अबाउट देयर मीन पोजीशन वाली लाइन में इन अ गिवन डायरेक्शन ऑफ अ प्रोपगेशन। तो ये हमारा डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है, और हमारा जो पार्टिकल है वो खुद के मीन पोजीशन में ही क्या करता है, ऑसिलेट करता है। तो वही हमारा जो फॉर्म होता है उसे हम वेव मोशन कहते हैं। देखो यहाँ पे जो फॉर्म हुआ ये मेरा एक वेव मोशन कहलाएगा, और मेरा पार्टिकल ऊपर नीचे क्या होगा, इस तरीके से रिवॉल्व होगा या वाइब्रेट होगा। समझ गया व्हाट इज वेव मोशन? ओके, व्हाट इज वेव पल्स? व्हाट इज वेव पल्स? अब ध्यान देना अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो मेरे पास एक पत्थर है और मैंने उसको पत्थर फेंक के मारा किसमें, पानी में, तो मेरी वेव ऐसे यहाँ पे बनना स्टार्ट होगी, पानी की वेव मेरी ऐसे बनना स्टार्ट होगी। अब ध्यान देना, यहाँ पे मेरे पार्टिकल भी होगा पानी में, आई बहुत सारे रहेंगे, मैं कुछ ही बना रहा हूँ, पार्टिकल भी होगा पानी में। अब ध्यान देना, कभी भी एक बात ध्यान रखना, कभी भी जब वेव बनती है तो कभी भी पार्टिकल ट्रेवल नहीं करता है, पार्टिकल अपनी एनर्जी को दूसरे पार्टिकल में देता है। समझ गया? तो मान लो मेरा ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल क्या करेगा, अपनी एनर्जी को दूसरे पार्टिकल में दे देगा, इधर को अपनी एनर्जी दूसरे पार्टिकल में थोड़ा सा मूव करके अपने ही जगह में, देखो ऐसा मूव करता ना ऊपर नीचे यार, तो अपने जगह में मूव करके दूसरे पार्टिकल को डिस्टर्ब कर देगा, फिर ये आगे वाले को ऐसा अपनी जगह मूव करके ये इसको डिस्टर्ब कर देगा, फिर ये ऐसे इसको डिस्टर्ब करेगा, ऐसे करते करते बड़ी बड़ी वेव बनते जाएगी। तो जब वो डिस्टर्ब करता है ना, वो एक झटका देता है दूसरे वाले पार्टिकल को, उसी को हम वेव का एक पल्स कहते हैं। जब हमारी एक वेव से दूसरी वेव बन रही होती तो वही हमारा वेव का पल्स है, यानी द डिस्टर्बेंस कॉज्ड लोकली, मतलब थोड़े टाइम के लिए, फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन, और वही हमारा वेव का पल्स कहलाता है। समझ गया? अच्छे से समझ गया? हमारे पार्टिकल ऊपर नीचे ऐसे होगा, ऊपर नीचे अपने मेन पोजीशन में रोटेट होगा, सॉरी वाइब्रेट होगा, बार बार रोटेट कह देता हूं, वाइब्रेट होगा, और जब वाइब्रेट होगा तो सामने वाले पार्टिकल को वो एनर्जी क्या करेगा, दे देगा, उसे डोनेट कर देगा या फिर ट्रांसफर कर देगा एनर्जी,
और जब ट्रांसफर करेगा एनर्जी तो वो भी फिर क्या होगा, रोटेट होने वाइब्रेट होने लगेगा। आज रोटेशनल पढ़ा के आया हूं ना, इसलिए बार बार रोटेशन बोल रहा हूं मैं। तो ये उसको वाइब्रेट कर देगा, और ये पार्टिकल वाइब्रेट करेगा जब, तो सामने वाले फिर से ऐसा वो क्या करेगा, ऐसा एक पल्स क्रिएट होगा, वेव क्रिएट होगा। यही बातें आपको समझनी थी ना। अब आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर द कॉमन प्रॉपर्टीज ऑफ द वेव्स। पहली है पीरियड। एक एक समझेंगे कौन कौन सी कॉमन प्रॉपर्टियां होती हैं वेव की। अब व्हाट इज पीरियड, तो हमारा ध्यान देना अच्छे से। हमारा कोई भी पार्टिकल जो कि मीडियम में ट्रेवल कर रहा है, एक कंप्लीट वन वाइब्रेशन जब हमारा कोई पार्टिकल कंप्लीट कर ले, और उस वन वाइब्रेशन को कवर करने के लिए कितना टाइम लगता है, वही मेरा पीरियड कहलाता है। यानी द टाइम टेकन बाय अ पार्टिकल ऑफ अ मीडियम टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन इज कॉल्ड पीरियड ऑफ द वेव। यानी कि अगर मेरा ये पार्टिकल है, मैं कब कहूंगा कि मेरा एक कंप्लीट वाइब्रेशन कर देगा, मैं तभी कहूंगा जब मेरा ये मीन पोजीशन से स्टार्ट करे और चल चल के ये वापस से मीन पोजीशन में ही देखो वापस से आ जाए, तो मैं कहूंगा कि ये मेरा पार्टिकल एक कंप्लीट वाइब्रेशन खत्म कर दिया। तो इसको चलने में कितना टाइम लगा यहां से यहां तक आने में, वही मेरा पीरियड कहलाएगा। समझ गया पीरियड क्या होता है, टी। समझा अच्छे से, चलो आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज फ्रीक्वेंसी, ये भी जो करेक्टर है इसका। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ वाइब्रेशन परफॉर्म्ड बाय अ पार्टिकल। मान लो मेरा एक पार्टिकल है, अब ध्यान देना अच्छे से, यहां पे ये एक वाइब्रेशन, ये दूसरा वाइब्रेशन, तीसरा वाइब्रेशन, चौथा वाइब्रेशन, पांचवा वाइब्रेशन, 5 वाइब्रेशन किया। ध्यान देना अच्छे से, 1 सेकंड में ये वाली वेव। दूसरी वेव है यहां पे, एक वाइब्रेशन, दूसरा वाइब्रेशन, तीसरा वाइब्रेशन। मान लो इसने 3 वाइब्रेशन किया 1 सेकंड में। अब जरा ध्यान देना क्या होता है फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ वाइब्रेशन परफॉर्म्ड बाय एनी पार्टिकल। जो पार्टिकल यहां से ऐसे ऐसे ट्रेवल कर रहा है, समझ गया, इन पर सेकंड। यानी कितने नंबर, तो इसने 5 वाइब्रेशन परफॉर्म किया 1 सेकंड में, यानी कि इसका कितनी फ्रीक्वेंसी है, 5 है। इसने कितने किए, 3 वाइब्रेशन परफॉर्म किए 1 सेकंड में, मतलब इसकी कितनी फ्रीक्वेंसी है, 3 है। फ्रीक्वेंसी समझा क्या होता है, कितने वाइब्रेशन 1 सेकंड में कर सकते, वही फ्रीक्वेंसी है। व्हाट इज वेलोसिटी, द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ वेव पर यूनिट टाइम। एक यूनिट टाइम में, मतलब गिवन अमाउंट ऑफ टाइम में कितना हमारी पार्टिकल डिस्टेंस कवर कर सकती है। अब 1 यूनिट टाइम बोला है, टाइम की जगह में घंटा, डे, आवर, आप कुछ भी ले लो, सेकंड, आपकी मर्जी। मैं 1 सेकंड लेता हूं, 1 सेकंड कंसीडर करता हूं। यहां से पार्टिकल मीन पोजीशन में चलना स्टार्ट करेगा, ये गया ऊपर, फिर नीचे आया, फिर ऊपर, फिर नीचे आया। तो 1 सेकंड में कितना, मान लो यहां पे पहुंच गया, तो यहां तक में कितना डिस्टेंस कवर किया, लैम्बडा, जो भी रहेगा। अभी लैम्बडा मैं मानता हूं, चलो लैम्बडा है फिलहाल, ये लैम्बडा नहीं होगा, बट जो भी लैम्बडा, या फिर चलो मान लो 50 मीटर, तो 50 मीटर पर सेकंड, इतनी उसकी स्पीड है। 1 सेकंड में कितना ये ट्रेवल करता है हमारा पार्टिकल, वही हमारी वेलोसिटी कहलाती है। अब आगे बढ़ते हैं। व्हाट विल बी द एम्पलीट्यूड। अब यहाँ पे ध्यान देना, अब देखो एम्पलीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ समझना अच्छे से। देखो मेरा पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट हुआ, तो अब सारे पार्टिकल ऊपर नीचे ही जाते हैं। मान लो मेरा ये पार्टिकल यहाँ पे चल के ऐसे ऊपर तक गया, वहां से फिर नीचे आया, फिर ये मेरा ऊपर गया, फिर वहां से ये नीचे आया, फिर ये मेरा यहाँ से ऊपर गया, ऐसे जा रहा है। अब मेरा ये जो पार्टिकल है कितना ऊपर तक ये उछल के गया, ये मेरा पार्टिकल यहां तक गया, ये इसका एक्सट्रीम पोजीशन होगा, इससे ऊपर नहीं जा सकता है। अब मेरा पार्टिकल जब मूव कर रहा है, तो मैं एक तरीके से और तो कह सकता हूं, इसी को कहने के अलग अलग तरीके हैं। अभी मैं क्या बोल रहा हूं कि माय पार्टिकल इज वाइब्रेटिंग अबाउट देयर मीन पोजीशन। ऐसा भी तो मैं कह सकता हूं कि मेरा पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट कर रहा है अबाउट देयर मीन पोजीशन। तो मेरा पार्टिकल ये जो है ये डिस्प्लेसमेंट कर रहा है। जब इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा या लार्जेस्ट डिस्प्लेसमेंट होगा, तब यहां पे तो रहेगा नहीं, यहां तो रहेगा नहीं, यहां तो रहेगा नहीं। लार्जेस्ट डिस्प्लेसमेंट कब रहेगा, सबसे टॉप पोजीशन में। तो जो मेरे पार्टिकल का मीन पोजीशन से टॉप पोजीशन तक का जो भी यहां पे डिस्प्लेसमेंट रहेगा और उसके बीच का जो डिस्टेंस आएगा, वही मेरा एम्पलीट्यूड कहलाएगा। समझ गया, यानी कि एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव मोशन इज द लार्जेस्ट डिस्प्लेसमेंट of a particle of the medium through which the wave is propagating from its rest position। मेरा यहाँ पे जो हमारे पार्टिकल होती है यहाँ पे हमेशा रेस्ट पोजीशन में रहती हैं इस प्रोपेगेशन वाली लाइन में। अब यहाँ से अगर ये लार्जेस्ट डिस्प्लेसमेंट तक ऊपर जाता है, तो हम कहते हैं कि वहां तक का जो डिस्टेंस रहेगा उस लार्जेस्ट या फिर एक्सट्रीम पोजीशन तक का, वो मेरा एम्पलीट्यूड कहलाएगा।
अब मेरा एम्पलीट्यूड पॉजिटिव भी हो सकता है और मेरा एम्पलीट्यूड नेगेटिव भी हो सकता है। समझ गया, कैसा भी हो सकता है। तो दिस इज माई एम्पलीट्यूड। व्हाट इज माई वेवलेंथ? हमारा वेवलेंथ क्या कहलाता है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वेवलेंथ के बारे में समझना। ठीक है, अब हम यहाँ पे जानने वाले हैं हमारा एग्जैक्टली भाई वेवलेंथ क्या है। ठीक है, बहुत अच्छे से हम समझेंगे। अब ध्यान देना अच्छे से। सपोज ये हमारी एक वेव है, यहां से हमारी एक वेव है। अब आपको समझना है, ठीक है, ये बात आपको ध्यान देनी है अच्छे से। हमारा जो टॉप का पोजीशन होता है ये हमारा क्रस्ट कहलाता है, आपने बचपन में पढ़ा होगा। ये हमारा ट्रफ कहलाता है, ये भी आप बचपन में पढ़े रहोगे, 9th में पढ़ा होगा आपने। 9th में चैप्टर नंबर 12 है साउंड वेव करके, वहां पे आपने पढ़ा था। अब ऊपर का हमारा क्रस्ट है, नीचे का ट्रफ है। अब कभी भी मीन पोजीशन से हम डिस्टेंस मेजर करते हैं, या कैसा भी मेजर कर सकते हैं, हमारी मर्जी। बट जहां से हमारा पार्टिकल स्टार्ट करे, तो मान लो हमने यहां से स्टार्ट किया मेजर करना, तो जब हमारा एक कंप्लीट सक्सेसिव क्रस्ट और एक कंप्लीट सक्सेसिव ट्रफ एक हमारे पार्टिकल का कवर हो जाएगा, तो वो मेरा वहां से वहां तक का पूरा डिस्टेंस एक लैम्बडा कहलाएगा, एक वेवलेंथ कहलाएगा। समझ गया? सिमिलरली और एक और कंडीशन देखता हूं, देखो ध्यान से अच्छे से, और अच्छे से समझना, सारी कंडीशन आपको बताऊंगा। अब यहां पे ध्यान देना, मान लो मेरा पार्टिकल यहां से लेकर के और यहां तक का मैं देख रहा हूं, मेजरमेंट कर रहा हूं, ये भी मेरा एक वेवलेंथ ही कहलाएगा। आप बोलोगे ऐसा कैसे बोल रहे हो कि ये इतना इतना आपका कैसे हो सकता है पूरा एक वेवलेंथ? अभी तो आपने बोला कि यहां से स्टार्ट करेगा और यहां तक ही वेवलेंथ कहलाता है। देखो, कभी भी ना आप कोई भी चीज क्रिएट करो, अगर उसका एक लूप बना पाते हो तो समझ लेना कि वो पूरा वेवलेंथ बनता है। आप बोलोगे लूप क्या बोल रहे हो? देखो, अगर ये मेरा एक हाफ है मेरे पास, ये अगर ये हाफ को मैं ऊपर रखूं और नीचे वाले हाफ को मैं नीचे लगा दूं, तो मेरा एक क्या बनता है, लूप बनता है। ऐसे यहां पर भी, अब देखो ये मेरा एक हाफ हेमिस्फीयर बन गया। देखो मैं इसको ऐसे रख दिया है ना, इसको ऐसे रख सकता हूँ ना मैं साइड में, ये मेरा हाफ बन गया। और मेरा ये देखो इधर का भी हाफ, देखो ये हाफ बन गया, और नीचे का ये देखो ये लूप बन गया। मतलब ये भी हमारा एक पूरा वेवलेंथ है। जहां से मेरा एक कंप्लीट एक लूप बने, वही मेरा एक क्या कहलाता है, वही मेरा एक पूरा का पूरा वेवलेंथ कहलाता है। अब जरूरी नहीं कि ये मेरा यहां से ही स्टार्ट करूं, मैं कहीं से भी कर सकता हूं। मेरा यहां से लेकर के यहां तक का भी डिस्टेंस जो था वो भी मेरा वेवलेंथ कहलाता। समझ गया अच्छे से? तो वेवलेंथ क्या होता है, ऐसे देखो यहां से भी यहां तक का डिस्टेंस भी जो मेरा, वो भी वेवलेंथ ही कहलाएगा। समझ गया क्या होता है मेरा वेवलेंथ? तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है हमारी वेवलेंथ के बारे में। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। व्हाट हैपन व्हेन वेव प्रोपगेट्स? अब जब वेव प्रोपगेट होती है तो हमारे पार्टिकल का डिस्टर्बेंस होता है, और क्या होता है, और ऑसिलेशन होता है पार्टिकल का। व्हाट इज मैकेनिकल वेव्स? अब कोई आंसर आपसे पूछा तो बता देना। मैकेनिकल वेव्स हमारा हमेशा एक ऐसा डिस्टर्बेंस होता है पार्टिकल का, जो कि हमेशा इलास्टिक मीडियम में ट्रेवल करता है। इलास्टिक मीडियम मैंने बता दिया क्या होता है, और हमेशा उसके पार्टिकल का पीरियोडिक वाइब्रेशन होता है विद रिस्पेक्ट टू देयर मीन पोजीशन। ये भी आपको समझाया मैंने। कभी भी आप ऐसा भी कह सकते हो कि जब मेरा एक पार्टिकल है, जब मूव करता है तो दूसरे पार्टिकल में उसकी एनर्जी ट्रांसफर होती है, फिर ये उसको सामने वाले में ट्रांसफर करेगा, फिर ये उसको सामने वाले में ट्रांसफर करेगा। फॉर एग्जाम्पल आपको मैं बताना चाहूंगा, मान लो अगर माय डियर मेरा एक ऊपर पार्टिकल है, एक नीचे पार्टिकल है, एक नीचे और पार्टिकल है। मैंने नीचे से धक्का दिया, ये पार्टिकल मेरा ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, ये उसका मेन पोजीशन हो गया। ऊपर जाएगा तो इसको टच करके आएगा, तो ये भी ऊपर जाएगा, फिर ये भी नीचे जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, ये इसको टच करेगा, ये ऊपर जाएगा, ये नीचे जाएगा। यानी कि ये अपने पोजीशन को ये खुद ट्रेवल करके जा रहा है क्या? नहीं, इसने बस वाइब्रेट किया और यहां तक एनर्जी ट्रांसफर कर दी, फिर ये आगे ट्रांसफर कर दिया, फिर ये ऐसे और आगे ट्रांसफर करेगा। समझ गया? तो जस्ट ये मैटर चेंज नहीं हो रहा है यहाँ पे, कभी भी यहाँ पे मैटर ट्रांसफर नहीं हो रहा है, यहाँ पे जस्ट एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। समझ गया? एक जगह से दूसरी जगह एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? तो आप कह सकते हो कि जब मेरा पार्टिकल कभी वाइब्रेट करता है या सिंपल हार्मोनिक मोशन टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म करता है और उसकी वजह से दूसरे पार्टिकल डिस्टर्ब होकर मूव करने लगते हैं, तो हम कह सकते हैं कि उसने हमारी एनर्जी ट्रांसफर की या फिर मोमेंटम को ट्रांसफर किया है। एक ही बात होती है, मोमेंटम या एनर्जी बोलो एक ही बात है। एनर्जी ट्रांसफर करेगा तो मोमेंटम ही हुआ ना। मोमेंट भाई एनर्जी किसी के अंदर आएगी तो उसके अंदर मोमेंटम भी आएगा, क्योंकि वो मूव करने लगेगा। मास इनटू वेलोसिटी होता है मोमेंटम। समझ गया? तो ये हमारा ध्यान रखना अच्छे से। कभी भी हमारे मैकेनिकल वेव को ट्रेवल करने के लिए भाई मीडियम चाहिए होता है। विदाउट मीडियम हमारी मैकेनिकल वेव कभी ट्रेवल नहीं कर सकती है, इसीलिए वैक्यूम में हमारी मैकेनिकल वेव सुनाई नहीं देती। जैसे कि साउंड कभी भी, हमारा साउंड मैकेनिकल वेव है, वो कभी भी वैक्यूम में आप उसे सुन नहीं सकते हो। आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? ये क्या होता है? तो भाई ये एक ऐसी चीज है कि जिसके लिए कोई हमारे मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं होती।
हमने अभी अभी पढ़ा है, हमने गाइस क्या पढ़ा, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। हमने वहां भी देखा कि जो हमारी लाइट है वो हमारी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जिसको ट्रेवल करने के लिए कोई मीडियम की जरूरत नहीं होती, हमारी लाइट किधर भी ट्रेवल कर सकती है। समझ गया, तो हमारी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थी। ऐसे ही हमारी, अब देखो यहाँ पे समझना, हमारी मैकेनिकल वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से कैसे डिफरेंट है। तो हमारी जो इतना ही डिफरेंस है सिर्फ कि हमारी मैकेनिकल वेव जो होती है उसको मीडियम चाहिए और हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को कोई मीडियम नहीं चाहिए, मतलब किधर भी घुस जाएगी, ये सांप है। समझ गया, ये बात आपको ध्यान रखना है ना। व्हाट इज द साउंड वेव? साउंड वेव मैंने बार बार 5 बार चिल्ला चुका पूरे लेक्चर में कि साउंड वेव मेरा एक मैकेनिकल वेव है और मैकेनिकल वेव को चलने के लिए मीडियम चाहिए, तो मेरे साउंड वेव को भी चलने के लिए मीडियम चाहिए। समझ गया, और साउंड वेव मेरी एक लॉन्जिट्यूडनल वेव भी है। क्या है ये? मेरी लॉन्जिट्यूडनल वेव भी है साउंड वेव, ये बात आपको समझ के रखनी है। तो मेरी साउंड वेव मेरी लॉन्जिट्यूडनल वेव भी कहलाएगी। और हमने 9th में पढ़ा था कि लॉन्जिट्यूडनल वेव में कंप्रेशन और रेयरफैक्शन होते हैं, जबकि इसे हम आगे भी पढ़ेंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है। इस चीज को अभी हम आगे भी पढ़ने वाले हैं, डोंट वरी, मैं फिर से आपको इन सबको समझाऊंगा। तो बस इतना याद रखो कि साउंड वेव मैकेनिकल वेव है और साउंड वेव हमारी मैकेनिकल में भी कौन सी वेव है? लॉन्जिट्यूडनल है, क्योंकि मैकेनिकल वेव जो होती है वो ट्रांसवर्स वेव भी हो सकती है। समझ गया, तो बेसिकली आप ऐसा कह सकते हो, बस और कुछ नहीं। तो साउंड वेव हमारी लॉन्जिट्यूडनल वेव कहलाती है, जो कि एक मैकेनिकल वेव का ही टाइप है, या फिर प्रोग्रेसिव वेव का भी आप टाइप कह सकते हो। अब प्रोग्रेसिव वेव क्या है उसे अभी समझाऊंगा मैं, ठीक है? तो कंफ्यूजन नहीं करना है, मैं आपको सब चीजें समझा दूंगा, डोंट वरी, बस थोड़ा धैर्य करो ना। व्हाट इज प्रोग्रेसिव वेव अब हम समझने जा रहे हैं। अभी आपको मैकेनिकल वेव समझ चुका है कि उसको मीडियम चाहिए चलने के लिए, अब प्रोग्रेसिव वेव क्या है ये भी समझना। तो भाई प्रोग्रेसिव वेव को खुद भी हमको मीडियम चाहिए होता है, मतलब प्रोग्रेसिव वेव भी हमारी मैकेनिकल वेव है, यानी कि कोई भी दुनिया की प्रोग्रेसिव वेव हो वो हमारी मैकेनिकल वेव होती है। अब देखो, मैकेनिकल वेव जो हमारी प्रोग्रेसिव वेव है वो हमारी मैकेनिकल वेव है, और हमारी प्रोग्रेसिव वेव 2 टाइप की होती है, एक लॉन्जिट्यूडनल और एक ट्रांसवर्स। इनडायरेक्टली ट्रांसवर्स और लॉन्जिट्यूडनल दोनों मैकेनिकल वेव है, समझ गया, और ये दोनों प्रोग्रेसिव वेव भी है, और पूरी प्रोग्रेसिव वेव भी मैकेनिकल वेव है। अब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया? यही चीजें हैं। अब हमारी मैकेनिकल वेव को मीडियम चाहिए चलने के लिए, तो ये भी प्रोग्रेसिव वेव हमारी पूरी मैकेनिकल वेव है, तो उसको भी मीडियम चाहिए चलने के लिए, मतलब ट्रांसवर्स और लॉन्जिट्यूडनल दोनों वेव को हमको मीडियम चाहिए चलने के लिए। अब क्लियर कॉन्सेप्ट? चलो, अब कोई कंफ्यूजन नहीं होगा ना, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे प्रोग्रेसिव वेव क्या होता है? प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेस होना, ये क्या कहलाता है आपको इसको समझना है आपको अच्छे से। अब यहाँ पे ध्यान देना आप लोग अच्छे से, बहुत मजेदार चीज है। अब देखो, प्रोग्रेसिव मतलब प्रोग्रेस करना। मान लो सपोज आप पहले 60% लाते थे, फिर आप 90% लाने लग गए, तो क्या आपने एक ही बार में आज के सेमेस्टर में 60% और कल के सेमेस्टर में 90%, ऐसा हो सकता है? पॉसिबल? इज इट पॉसिबल? नो। आप धीरे धीरे प्रोग्रेस करोगे। वैसे ही हमारी प्रोग्रेसिव वे भी धीरे धीरे प्रोग्रेस करती है, बट कंटिन्यूअसली प्रोग्रेस करती है, कंटिन्यूअसली सेम डायरेक्शन में। जैसे आप 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90 बढ़ने के डायरेक्शन में ही आप प्रोग्रेस करते हो कंटिन्यूअसली, सेमेस्टर बाय सेमेस्टर। वैसे प्रोग्रेसिव वे भी हमारी सेम डायरेक्शन में, सेम कंडीशन में हमेशा कंटिन्यूअसली मूव करते रहती है। अब देखना ये क्या होता है। हमने पानी में पत्थर फेंका, पत्थर से एनर्जी ट्रांसफर हुई बगल वाले पार्टिकल में, बगल वाले पार्टिकल अबाउट देयर मीन पोजीशन में रोटेट करना स्टार्ट कर दिए। क्या कर दिए? बगल वाले पार्टिकल अबाउट देयर मीन पोजीशन में रोटेट करना स्टार्ट कर दिए। अब जब रोटेट करेंगे ऊपर नीचे, तो ये पार्टिकल डिस्टर्ब होगा। अब ये पार्टिकल भी अपने मीन पोजीशन में ऊपर नीचे रोटेट होना स्टार्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पे जो पार्टिकल होंगे वो डिस्टर्ब होंगे, तो फिर ये भी ऊपर नीचे ऐसे रिवॉल्व करेंगे, फिर ये भी ऐसे होगा। तो आपने देखा होगा जब आप पानी में पत्थर डालते हो तो जो आपकी एक लहर करके एक ऐसी वेव क्रिएट होती है ना, ऐसी आपकी एक वेव क्रिएट होती है ना। आपने देखा होगा ना यार, पानी समुद्र की लहरें कैसी होती है, ऊपर नीचे होती हैं। एक बार ऊपर फिर नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है, फिर ऐसे नीचे आती है ना, ऐसे करके ऊपर फिर नीचे, ऐसे वेव हमारी आती हैं। समझ गया? तो यहाँ पे पार्टिकल खुद ट्रेवल करके जा रहा है क्या? नहीं, पार्टिकल तो बस अपने मीन पोजीशन में ऐसे ऐसे रोटेट कर रहा है, सॉरी वाइब्रेट कर रहा है, बार बार रोटेट बोल देता हूं मैं, यहाँ वाइब्रेट, ठीक है। अब वाइब्रेट कर रहा है तो ये एनर्जी ट्रांसफर करेगा दूसरे वाले पार्टिकल में। अब दूसरा पार्टिकल एनर्जी लेके दूसरे वाले अगले वाले के पास जाएगा, उसको भी ऐसे मूव कराएगा। इस तरीके से हमारे पार्टिकल का वाइब्रेशन चलते रहता है और हमारे आगे के पार्टिकल जो है डिस्टर्ब होते रहते हैं और वो एक वेव को जनरेट करते रहती हैं। व्हाट इज वेव? डिस्टर्बेंस ऑफ द पार्टिकल।
अबाउट देयर या फिर फ्रॉम देयर मीन पोजीशन और इक्विलिब्रियम पोजीशन। अभी हमारा पार्टिकल अगर मान लो ये वाइब्रेट करेगा तो अपने मीन पोजीशन को छोड़ के ऊपर नीचे वाइब्रेट करने लगेगा। अब इसी से एक वेव जनरेट होगी जिसे हम वेव मोशन, वेव का मोशन भी कह सकते हैं, या कोई भी वेव हो सकती है वो। ये बातें आपको समझ के रखनी है। अंडरस्टूड और नॉट? तो यही सारी चीजें हमारी प्रोग्रेसिव वेव में। अब देखो ऐसा कंटिन्यूअसली होते रहेगा इनफाइनाइट टाइम तक, मतलब ये आगे वाले पार्टिकल को, फिर वो आगे वाले पार्टिकल को, फिर वो आगे वाले पार्टिकल को। अब इतना बड़ा हमारा समुद्र है, ओशन है, अब ये इनफाइनाइट टाइम तक होने लगेगा। आपको लगेगा कि क्या सर कुछ भी बोलते हो, थोड़े टाइम बाद तो हमको वेव दिखना बंद हो जाती है। आपको दिखना बंद हो जाती है, उसके पार्टिकल खुद के मीन पोजीशन में थोड़ा थोड़ा वाइब्रेट करते रहते हैं, फिर एकदम कम करेंगे, फिर एकदम कम करेंगे, फिर एकदम कम करेंगे, फिर और एकदम कम करेंगे, फिर और एकदम कम करेंगे। वो पार्टिकल एकदम थोड़ा 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 ऐसे हल्का अपने मीन पोजीशन में रोटेट होते ही रहते हैं। एक टाइम पे आपको दिखना भी बंद हो जाएगा, तभी भी रोटेट करते, वाइब्रेट करते ही रहेंगे। वो प्रोग्रेसिव वेव चलती रहती है, आपको दिखना बंद हो जाता है लेकिन। समझ गया? ये बातें आपको समझ के रखनी है। प्रोग्रेसिव वेव का एग्जांपल, एक और एग्जांपल देना चाहूंगा प्रोग्रेसिव वेव का। हम एक इंसान है, हम बोलते हैं कुछ ना कुछ, हम जब बोलते हैं तो हमारी साउंड बाहर रिलीज होती है, और साउंड वेव कौन सी वेव होती है? हमेशा लॉन्जिट्यूडिनल वेव होती है, लॉन्जिट्यूडिनल वेव। और लॉन्जिट्यूडिनल वेव को हम ऐसे दिखाते हैं, फिलहाल आगे चल के मैं आपको दोनों वेव के बारे में बताऊंगा, अभी टेंशन मत लो। तो साउंड वेव हमारी लॉन्जिट्यूडिनल वेव होती है, और देखो ट्रांसवर्स वेव हमेशा एफ चलती है, लॉन्जिट्यूडिनल वेव हमेशा एफ चलती है, जो अभी आपके यहाँ दिख रहा है, आपको यहाँ पे बनाया हुआ है मैं। तो जब हम बोलते हैं ना तो हमारे यहाँ पे पार्टिकल की डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है। तो यहाँ पे देखो कैसे, यहाँ पे देखो ज्यादा डेंसिटी, तो यहाँ पे कॉम्प्रेशन बनता है। फिर जब हमारे पार्टिकल दूर दूर हो जाते हैं तो यहाँ पे रेयरफेक्शन बनता है। फिर जब हमारे पार्टिकल की डेंसिटी बढ़ जाती तो उसकी हम रेयर कंप्रेशन कहते हैं। फिर हमारे पार्टिकल दूर दूर हो गए तो रेयरफेक्शन बनता है, फिर कंप्रेशन, फिर रेयरफेक्शन, कंप्रेशन, रेयरफेक्शन। इसी तरीके हमारी साउंड ट्रेवल करती है। अभी मैं बोल रहा हूं तो पहले मेरे मुंह से कंप्रेशन निकल रहा है, फिर रेयरफेक्शन, फिर कंप्रेशन, ऐसे आगे चल के मेरी पार्टिकल वाइब्रेट हो करके आगे चल रहे हैं। और ये कंप्रेशन रेयरफेक्शन हमेशा ऐसे चलते ही रहेगा, ये कंप्रेशन रेयरफेक्शन हमेशा ऐसे चलते ही रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा। यानी दिस इज द प्रोग्रेसिव वेव। सो आवर साउंड वेव इज ऑल्सो एन प्रोग्रेसिव वेव, जो कि एक लॉन्जिट्यूडनल वेव है, और यह हमेशा वेव मोशन का कंटिन्यूएशन चलते रहेगा। हालांकि हमारा जो ट्रांसवर्स वेव था, ट्रांसवर्स वेव में पार्टिकल का जो मोशन था वो परपेंडिकुलर था, लेकिन इन द केस ऑफ लॉन्जिट्यूडनल वेव आप देख सकते हो कि यहाँ पे पार्टिकल का मोशन हमारा पैरेलल है। समझ गया? यही हमारा यहाँ पे आज का कॉन्सेप्ट था। अब प्रोग्रेसिव वेव की डेफिनेशन देख लेते हैं क्या है। तो ए वेव, यही सेम डेफिनेशन आपको एग्जाम में लिखनी है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख के रखा है, तो मुझे कोई शौक नहीं है लिखने का। ए वेव इन विच डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस्ड इन द मीडियम। अब भाई मैकेनिकल वेव है ना प्रोग्रेसिव वेव, तो मीडियम तो आएगा ही। तो एक ऐसी वेव जिसमें डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस होता है किसी भी मीडियम में, जो ट्रेवल कर रही है इन अ गिवन डायरेक्शन कंटिन्यूअसली, इन अ गिवन डायरेक्शन कंटिन्यूअसली। ये बातें आपको समझ के रखना। तो अभी यहाँ पे आपको यही समझना था कि हमारी पार्टिकल, मान लो कोई भी एक वेव है जो कि हमारे पार्टिकल में डिस्टर्बेंस उसमें आया और वो किसी मीडियम में ट्रेवल कर रही थी, कंटिन्यूअसली डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही थी, विदाउट एनी डैम्पिंग और ऑब्स्ट्रक्शन। मतलब ना कोई चेंज किए, ना ज्यादा इधर घुमाओ, कुछ नहीं आना, मतलब कोई घूमना उमना उसमें नहीं हुआ, सीधा एकदम बिना किसी ऑब्स्ट्रक्शन के हमारा एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में हमारा वेव्स की जो एनर्जी थी वो ट्रांसफर होते जा रही है कंटिन्यूअसली, कंटिन्यूअसली और कंटिन्यूअसली। ट्रेवलिंग वेव्स यही हमारी कहलाती है। मतलब एक जगह से हमारी दूसरी जगह में वेव के पार्टिकल्स एनर्जी ट्रांसफर करते जा रहे हैं, कंटिन्यूअसली करते जा रहे हैं, विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शन, विदाउट एनी डैम्पिंग। खत्म कहानी। और कंटिन्यूअसली ऐसे होते जा रहा है, ऐसी वेव हमारी प्रोग्रेसिव वेव कहलाती है। और प्रोग्रेसिव वेव भी हमारी ट्रांसवर्स और लॉन्जिट्यूडनल होती है, और ये पूरी की पूरी मैकेनिकल वेव कहलाती है। और मैकेनिकल को मीडियम चाहिए होता है, तो प्रोग्रेसिव वेव को हमको मीडियम चाहिए। देखो मीडियम में ही ट्रेवल भी कर रहा है। ठीक है, अब चलो आगे बढ़ते हैं। हमारी जो साउंड वेव है ये भी हमारी प्रोग्रेसिव वेव ही होती है, मैंने अभी अभी आपको बता दिया। साउंड वेव को हम प्रेशर वेव भी कहते हैं। इसमें कंप्रेशन और रेयरफेक्शन का प्रेशर था, आपने देखा था। समझ गया? आप यहाँ पे देख सकते हो किस तरीके से हमारा कंप्रेशन और रेयरफेक्शन जनरेट हुआ है। देखो हमारा ये है रेयरफेक्शन, जहां पे पार्टिकल की डेंसिटी बहुत कम है, और ये हमारा कंप्रेशन जहां पे पार्टिकल की डेंसिटी ज्यादा है। बट इस डेंसिटी हमारा होता है मास अपॉन वॉल्यूम। यहाँ पे फिलहाल वॉल्यूम मतलब स्पेस,
गिवन अमाउंट ऑफ स्पेस में कितने मासेस प्रेजेंट है। ज्यादा पार्टिकल मतलब ज्यादा मास, तो यहाँ पे ज्यादा पार्टिकल है मतलब यहाँ पे ज्यादा डेंसिटी भी होगी, तो यहाँ पे कंप्रेशन बनेगा। यहाँ पे कम डेंसिटी मतलब यहाँ पे रेयरफेक्शन, रेयर कम पार्टिकल। यहाँ पे कंप्रेशन मतलब ज्यादा प्रेशर ज्यादा पार्टिकल, समझ गया। तो ये कंप्रेशन रेयरफेक्शन ऐसा करके हमारी साउंड निकलती है लाउड स्पीकर में से, या हम जो बोलते हैं वो, या आप जो बोलते हो वो, आपकी टीचर, आपका फोन, सिंगर जो करते हैं सब लोग, इंसान, जानवर जो आवाज निकालते हैं, सब की सब साउंड वेव में लॉन्जिट्यूडनल वेव ही होती है, जिसमें रेयरफेक्शन, कंप्रेशन, रेयरफेक्शन यही निकलता है। एंड दिस इज द प्रोग्रेसिव वेव। समझ गया। तो बस यही बातें आपको जाननी थी और कुछ नहीं। अब हमने सीख लिया है कि हमारी सारी मैकेनिकल वेव जो थी, हमको मैकेनिकल वेव के बारे में ही पूरे चैप्टर में पढ़ना ही है, हमको कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में नहीं पढ़ना। वो हमने डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, उसके पहले हमने जो वेव ऑप्टिक्स, इन सब में हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में पढ़ लिया है। अब हमको यहाँ पे मैकेनिकल वेव के बारे में पढ़ना है, और मैकेनिकल वेव हमारी प्रोग्रेसिव वेव कहलाती है, क्योंकि इसको भी हमको ट्रेवल करने के लिए मीडियम चाहिए। फॉर एग्जाम्पल साउंड वेव, अगर हमने वाटर का रिपल जो हमने देखा था वो हो गया, तो ये हमारी सारी की सारी साउंड वेव या फिर मैकेनिकल वेव ही कहलाती हैं। प्रोग्रेसिव वेव में ट्रांसवर्स और लॉन्जिट्यूडनल ये दो टाइप की वेव है, ये भी हमने देख लिया। जो हमारी ट्रांसवर्स वेव है, तो ये हमने देखा कि ये भी हमारी प्रोग्रेसिव वेव कहलाती है। हमारी लॉन्जिट्यूडनल वेव भी हमारी ट्रांसवर्स वेव कहलाती है। समझ गया। तो ये सारी की सारी वेव मैकेनिकल वेव ही है, क्योंकि इनको ट्रेवल करने के लिए मीडियम चाहिए ना। अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारी प्रॉपर्टी ऑफ प्रोग्रेसिव वेव क्या है, मतलब प्रोग्रेसिव वेव की प्रॉपर्टियां। 100% एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए, जो मैंने बता दिया वही यहाँ पे प्रॉपर्टी आपको देखने मिलेगी। तो प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोग्रेसिव वेव, अब यहाँ पे हमको समझना है पहली प्रॉपर्टी, ईच एंड एवरी पॉइंट समझा के बताऊंगा। ईच एंड एवरी पार्टिकल इन अ मीडियम एग्जीक्यूट्स सेम टाइप ऑफ वाइब्रेशन। अब देखो ध्यान समझना अच्छे से, मान लो ये आपके सामने स्ट्रिंग है, ठीक है, इसमें बहुत सारे पार्टिकल हैं, जरा ध्यान देना अच्छे से। सारे पार्टिकल ऊपर नीचे ही वाइब्रेट करते हैं। आपने यहाँ पे जर्क प्रोवाइड किया, एक झटका दिया इसको, तो ये पार्टिकल अगर इधर तक, इधर के लेवल तक, इस लेवल तक अगर ये वाइब्रेट होके जाएगा, तो हमारा ये पार्टिकल भी उसी लेवल तक जाएगा, ये पार्टिकल भी उसी लेवल तक जाएगा, और एक लूप बनाएंगे ऐसे ऐसे। समझ गया। यानी कि सेम टाइप ऑफ वाइब्रेशन होने वाला है, कोई चेंज नहीं होगा वाइब्रेशन में, सेम टाइप ऑफ वाइब्रेशन होगा। और जो हमारा पार्टिकल होगा, पार्टिकल खुद नहीं ट्रेवल करेगा, वो अपनी एनर्जी को ट्रांसफर करेगा, और पार्टिकल खुद अपने मीन पोजीशन में ही सिर्फ वाइब्रेट करेगा, सिर्फ मीन पोजीशन में। आप यहाँ पे देख सकते हो, पार्टिकल हमेशा वाइब्रेट करेगा अबाउट देयर मीन पोजीशन। और जब कोई पार्टिकल हमारे खुद के मीन पोजीशन में ही सिर्फ वाइब्रेट करे, इसी को हम कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन, SHM, जो कि टू एंड फ्रो मोशन कहलाता है। समझ गया अच्छे से। पहले प्रॉपर्टी खत्म। तो दुनिया में चाहे कोई भी प्रोग्रेसिव वेव हो, उसमें हमारा पार्टिकल खुद के मीन पोजीशन में ही वाइब्रेट करता है। समझ गया। और जितने भी वाइब्रेशन बनेंगे सबके सब सेम टाइप के वाइब्रेशन बनते हैं। ये बात पहली प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, जितने भी वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स होंगे उनको सेम एम्पलीट्यूड, सेम पीरियड, सेम फ्रीक्वेंसी होती है। मान लो अगर हमारे पास ये एक पार्टिकल है, मान लो यहाँ पे बहुत सारे, मतलब एक वेव बना रहा हूँ, बहुत सारे पार्टिकल हैं, ठीक है। तो एक पार्टिकल यहाँ तक गया, तो जब इसके दूसरे पार्टिकल आएंगे तो वो भी यहाँ तक ही जाएंगे, फिर नीचे आएगा, फिर नीचे भी वैसे ही, फिर ऊपर भी वैसे ही। मतलब सारे के सारे पार्टिकल एक सेम एम्पलीट्यूड बनाएंगे। व्हाट इज एम्पलीट्यूड? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम देयर मीन पोजीशन। तो जो एम्पलीट्यूड होगा वो सेम होगा, चाहे वो यहाँ पे रहे, चाहे वो यहाँ पे रहे, चाहे वो नीचे रहे, सेम एम्पलीट्यूड होगा। सेम पीरियड, यानी कि एक कंप्लीट वाइब्रेशन कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है वो सेम लगेगा। सेम फ्रीक्वेंसी भी रहेगी, यानी कि फ्रीक्वेंसी किसी की 3 है, किसी की 5 है, कुछ और रहेगी। सेम फ्रीक्वेंसी क्या होती है मैंने बता दिया आपको। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी हमारी नंबर ऑफ वाइब्रेशन कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड। व्हाट इज पीरियड? कितना टाइम लगा हमारे 1 कंप्लीट वाइब्रेशन करने को। व्हाट इज एम्पलीट्यूड? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, समझ गया, ऑफ द पार्टिकल। तो ये हमारा एम्पलीट्यूड है। इस तरीके से हमारा तो एम्पलीट्यूड, पीरियड और फ्रीक्वेंसी सब सेम रहते हैं किसी भी वाइब्रेटेड पार्टिकल में। हमारा जो फेज होता है, फेज भी हमारा एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में चेंज होते रहता है। ये अभी हमारे प्रोग्रेसिव वेव की प्रॉपर्टी है। अब बोलोग ये फेज क्या है? अब यहाँ पे समझना, फेज हमारे स्टेट ऑफ पार्टिकल होता है, स्टेट ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल।
मान लो यहाँ पे 3 ऐसे 4 5 में यहाँ पे पार्टिकल बनाता हूँ, हालांकि हजारों करोड़ों होते हैं। जैसे मैं इसमें इस पार्टिकल में फोर्स दूंगा तो पहले इस पार्टिकल के पास फोर्स आएगा, फिर इसकी एनर्जी इसमें ट्रांसफर होगी तो इसके पास आएगा, फिर इसकी एनर्जी इसके पास ट्रांसफर होगी तो इसके पास आएगा, फिर इसकी एनर्जी इसके पास आएगी तो इसके पास ट्रांसफर होएगा। तब तक ये पार्टिकल की हालत क्या है आप बताओ मुझे, समझते जाना। देखो जब मैंने इसको पार्टिकल को अपने एनर्जी दी तो ये पार्टिकल उछल कूद करने लगेगा, डिस्टर्ब होगा, फिर ये अपनी एनर्जी इसको ट्रांसफर करेगा, फिर ये भी डिस्टर्ब होगा, फिर ये भी ट्रांसफर करेगा, फिर ये भी डिस्टर्ब होगा। लेकिन उस वक्त ये पार्टिकल क्या कर रहा है, ये कौन से फेज में है, फेज मतलब स्टेट, वो लेवल ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल, मतलब मेरा पार्टिकल वाइब्रेट कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसी की चेकिंग को ही हम फेज कहते हैं। मेरा ये पार्टिकल अभी वाइब्रेट नहीं कर रहा है क्योंकि वहां तक एनर्जी तो डिस्टर्ब होकर पहुंची ही नहीं है। पहले इस तक आएगी, फिर इस तक आएगी, फिर ये इस तक पहुंचाएगा, तब ये मेरा पार्टिकल अपने मेन पोजीशन में वाइब्रेट होगा। समझ गया, तब जाके वाइब्रेट होगा। तो मेरा ये पार्टिकल कुछ कर ही नहीं रहा है। ऐसे ही ये पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, ये वाइब्रेट हो रहे हैं। तो किसी का स्टेट है वाइब्रेट होना, किसी का स्टेट है ना वाइब्रेट होना, यही हमारा फेज कहलाता है। तो कोई ऐसे फेज में होता है जिसमें वाइब्रेशन होता है, कोई ऐसे फेज में होता है जिसमें वाइब्रेशन नहीं होता है। समझ गया अच्छे से, ये बातें आपको समझनी है ना। अगला पॉइंट, अगली प्रॉपर्टी, चौथा, नो पार्टिकल रिमेन्स परमानेंटली एट अ रेस्ट, ईच पार्टिकल कम्स एट रेस्ट मोमेंटरली। अब मान लो एक पार्टिकल हमारा यहाँ पे है, एनर्जी दिया हमने, ये एक बार ऊपर जाएगी एक बार नीचे आएगी। समझ गया, यानी कि जब ये ऊपर जाएगा तो ऊपर जाएगा एक्सट्रीम पोजीशन में, लेकिन जब नीचे आ रहा होगा तो अपने मेन पोजीशन से होके निकलेगा ना। यानी कि ये पार्टिकल कभी रेस्ट में आ भी नहीं सकता है, एक बार ऊपर जाएगा एक बार नीचे आएगा, लेकिन हर बार जाते आते अपने मेन पोजीशन से होकर के ही जाएगा। तो मोमेंटरली मूव करते करते ही वो अपने मेन पोजीशन से निकलेगा, फिर एक्सट्रीम पोजीशन में जाएगा, फिर वो हमारे नीचे जाएगा, फिर वो हमारा ऊपर जाएगा, फिर नीचे जाएगा, लेकिन बार बार मोमेंटरली मेन पोजीशन से निकलता ही है और हमारी आगे वेव बनती है। समझ गया, तो ये ऊपर नीचे हमारे पार्टिकल का मोशन और सामने हमारी वेव का मोशन, ये बातें आपको ध्यान रखनी है ना। पांचवा पॉइंट, हमारा पार्टिकल मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन करता है जब हमारा कभी भी मेन पोजीशन से पास होगा। अब आप भी बताओ, जब मेरा कोई भी ऑब्जेक्ट को आपने ऊपर फेंका, ऊपर जाके वो जब नीचे आने लगता है तो कितने स्पीड से आएगा, बहुत तेज स्पीड से आएगा, जितना उसका वजन होगा। वैसे ही अब ध्यान देना अच्छे से, ये मेरा पूरा मेन पोजीशन है, ये पूरी लाइन मेरी प्रोपगेशन, ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन कहलाता है, जिसके अलॉन्ग हमारी वेव प्रोपगेट होती है। मेरी वेव ऐसी प्रोपगेट हो रही है, ऐसी मेरी वेव प्रोपगेट हो रही है। अब ध्यान देना, यहाँ से पार्टिकल जब ऊपर गया, ये पहुंच गया एक्सट्रीम पोजीशन में, यहाँ ये मेरा अभी यहाँ पे मेरा एम्पलीट्यूड कहलाएगा ये। अब जब ये नीचे आना स्टार्ट होगा, तो जब नीचे आएगा ना, तो यहाँ पे ग्रेविटी भी बहुत तेज होगी। जब नीचे आ रहा होगा टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, पार्टिकल बहुत तेज आ रहा होगा, इसकी वेलोसिटी बहुत तेज होगी। वही बोल रही है, जब मेन पोजीशन में आएगा तो पार्टिकल की वेलोसिटी बहुत तेज होगी। समझ गया। अगला पॉइंट, छठवां पॉइंट, जब हमारी वेव प्रोपगेशन कर रही होगी तो उसमें एनर्जी ट्रांसफर होती है, जबकि कोई मैटर ट्रांसफर नहीं होता। ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, सब प्रॉपर्टी पहले ही मैंने आपको समझा दी है। अब आपको याद हो ना याद हो, याद है तो आबाद है, भूल गए तो बर्बाद है। तो हमारी एनर्जी यहाँ पे ट्रांसफर होगी, ये बात ध्यान रखना, बट मैटर ट्रांसफर नहीं होगा। हमने एग्जाम्पल भी देखा था वाटर वेव का। हमारी वेव वाटर की क्या करती है, एक पार्टिकल रहेगा, इसके पास एनर्जी आएगी, ये खुद अपने पोजीशन में वाइब्रेट करेगा, लेकिन ये खुद नहीं ट्रेवल करके जाएगा, ये अपनी एनर्जी को ट्रांसफर कर देगा दूसरे पार्टिकल में, फिर वो वाइब्रेट करेगा, फिर उसकी एनर्जी दूसरे में जाएगी, फिर वो वाइब्रेट करेगा। ऐसा कर करके बार बार वेव बनते जाती है। समझ गया, ऐसी पूरी वेव ऐसे बनते जाएगी बड़ी बड़ी वेव्स। तो सिर्फ पार्टिकल की एनर्जी ही ट्रांसफर होती है, मैटर ट्रांसफर नहीं होता, चाहे वो कोई भी मैटर हो। अगला पॉइंट, सातवीं प्रॉपर्टी प्रोग्रेसिव वेव की 3 मार्क्स के लिए आने वाली, कोई भी आ सकती है। हमारी जो वेव होगी वो हमेशा मीडियम में ही प्रोपगेट करेंगी बाय सर्टेन वेलोसिटी। अब भाई जब कोई मूव करेगा तो कुछ ना कुछ वेलोसिटी पे तो मूव करेगा ही ना यार, वही चीज यहां पे लिखी हुई है। और कोई भी वेलोसिटी उसके मीडियम के ऊपर डिपेंड करती है। अब मान लो कोई सॉलिड मीडियम है तो उसमें क्या साउंड बहुत तेज चलेगा, नहीं, जबकि अगर कोई गैसियस मीडियम होगा तो अच्छे से चलेगा। अगर आपको कोई बंद कमरे में रख दे तो वहां पे सॉलिड मीडियम है, तो क्या उस मीडियम से आपकी आवाज ज्यादा बाहर आएगी, नहीं। लेकिन वही अगर आप मैदान में खड़े हो जाए तो चिल्लाओगे तो बहुत दूर तक आवाज जाएगी। तो आपकी जो वेलोसिटी है वो डिपेंड करती है मीडियम के ऊपर कि आपका कैसा मीडियम है। समझ गया।
प्रोग्रेसिव वेव दो टाइप की होती है। अब हम कंक्लूजन में पहुंचे, जो मैंने आपको पहले ही सब समझा दिया है यार। प्रोग्रेसिव वेव हमारी होती है ट्रांसवर्स वेव और लॉन्जिट्यूडनल वेव। जो हमारी ट्रांसवर्स वेव होती है वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन को परपेंडिकुलर रहता है। मैं आपको यहाँ पे समझा भी देता हूँ। ये देखो, ये पार्टिकल ऊपर नीचे कर रहा है, मैंने समझा भी दिया है, और ये मेरा वेव मोशन है। ये देखो, ये यहाँ पे क्या रहेगा, 90 डिग्री बना रहा है। कौन है ये वेव हमारी? ट्रांसवर्स वेव। व्हाट अबाउट लॉन्जिट्यूडनल? लॉन्जिट्यूडनल हमारी कैसी होती है? पैरेलल रहती है। देखो, ये हमारा एक बार ऐसे यहाँ पे कॉम्प्रेशन, फिर ये हमारा रेयरफेक्शन, फिर हमारा ये कॉम्प्रेशन, फिर हमारा ये रेयरफेक्शन, फिर हमारा कॉम्प्रेशन, ठीक है, फिर हमारा ये रेयरफेक्शन, फिर हमारा ये कॉम्प्रेशन, फिर हमारा ये रेयरफेक्शन, ऐसे कॉम्प्रेशन रेयरफेक्शन, कॉम्प्रेशन रेयरफेक्शन, कॉम्प्रेशन रेयरफेक्शन। तो ये हमारी पैरेलल होती हैं। कैसी होती है? पैरेलल। आप देख सकते हो, वाइब्रेशन ऑफ अ पार्टिकल इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन इन द केस ऑफ ट्रांसवर्स वेव। इन द केस ऑफ लॉन्जिट्यूडनल, डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल का डायरेक्शन ये हमेशा पैरेलल रहेगा टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। पैरेलल, समझ गया? ये बातें आपको जान के रखनी है। यहाँ पे देखो कैसे परपेंडिकुलर है, आप देख भी सकते हो। ये देखो ऐसे 90 बनाता है, ये ऐसे 90 बनाता है, लेकिन यहाँ पे पैरेलल है। समझ गया? एंगल 0 है, पैरेलल। समझ गया अच्छे से ट्रांसवर्स और लॉन्जिट्यूडनल के बारे में। लास्ट प्रॉपर्टी हम पढ़ने जा रहे हैं। हमारी लास्ट प्रॉपर्टी है कि जितने भी ट्रांसवर्स वेव होंगी, चाहे वो लॉन्जिट्यूडनल वेव हो, चाहे वो ट्रांसवर्स कोई भी ट्रांसवर्स वेव हो, या फिर कोई भी मैकेनिकल वेव हो, वो हमेशा ज्यादातर सॉलिड से हमारे ट्रेवल करती हैं। मतलब कि अगर आप लोहे की दीवारों के भीतर हो, वहां से भी चिल्लाओगे तो आपकी आवाज बाहर आती है। इसका मतलब हमारी मैकेनिकल वेव्स सॉलिड से ट्रेवल करती है। समझ गया? लेकिन 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 इन दोनों ट्रांसवर्स और लॉन्जिट्यूडनल, जो कि दोनों मैकेनिकल ही हैं या फिर प्रोग्रेसिव वेव ही हैं। प्रोग्रेसिव वेव वो वेव कहलाती है जो कंटिन्यूअसली हमेशा प्रोपगेट करती रहे, कभी बंद ना हो। तो ये लॉन्जिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव हमेशा प्रोपगेट करती रहती है। आपको क्या लगता है? आपकी लॉन्जिट्यूडनल वेव है, जब हम चिल्लाते हैं, बोलते हैं, हमारी साउंड वेव लॉन्जिट्यूडनल वेव है, और हर एक लॉन्जिट्यूडनल वेव प्रोग्रेसिव वेव कहलाती है, और हर एक प्रोग्रेसिव वेव मैकेनिकल वेव है। प्रोग्रेसिव वेव वो वेव कहलाती है जो कंटिन्यूअसली प्रोपगेट होती रहे। तो हम तो बोलते हैं तो 1 किलोमीटर बाद हमारी आवाज नहीं जाती, ऐसा नहीं है। हमारी आवाज कम हो जाती, जो कि हमको सुनाई नहीं देती है, लेकिन हमारी वेव पार्टिकल का डिस्टर्बेंस चलते रहता है कंटिन्यूअसली इनफाइनाइट डिस्टेंस तक। समझ गया? हमको सुनाई नहीं दे वो अलग बात है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हमको सुनाई नहीं दे रहा तो हमारा पार्टिकल चलना बंद कर दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पार्टिकल बहुत धीरे चलता है, तब हमको कुछ भी सुनाई नहीं देता तब। समझ गया? यही बातें हैं और कुछ नहीं, ये सारी चीजें होती हैं, आपको समझ के रखना है। तो हमारा जो लाइट है, यहाँ पे लाइट बोल रहा हूं मैं, ट्रांसवर्स और लॉन्जिट्यूडनल जो वेव्स हैं, ये दोनों सॉलिड में चलती हैं। बट ट्रांसवर्स वेव हमारा जल्दी सॉलिड में नहीं चल सकता। सॉरी, मतलब चलता है सॉलिड में, लेकिन लिक्विड या फ्लूइड में नहीं चल सकता। किसी किसी केस में हम ऐसा कहते हैं कि ट्रांसवर्स वेव हमारा लिक्विड में चल रहा है, बट हर केस में ऐसा नहीं होता है। हर केस में ऐसा नहीं होता, सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है? तो हमारी जो लॉन्जिट्यूडनल वेव है, सिर्फ वही, बट ओनली एंड ओनली लॉन्जिट्यूडनल वेव कैन ट्रेवल थ्रू द फ्लूइड। कभी पानी के अंदर घुसना जरा, और पानी के अंदर घुस के आपके मम्मी को या बाहर किसी फ्रेंड को खड़ा कर देना और उसको चिल्लाने बोलना, और पानी के अंदर से सुनना, आपको हल्का हल्का पट पट करके आवाज आपको सुनाई देती है। जस्ट एक बार करके देखो, मैंने सुना है, मुझे मालूम है। तो हमारी लॉन्जिट्यूडनल वेव ही हमारी साउंड वेव है, और हमारी साउंड वेव जो होती है फ्लूइड के अंदर सुनाई देती है, ये प्रैक्टिकल है। जबकि हमारी ट्रांसवर्स वेव सुनाई नहीं देती है। ट्रांसवर्स वेव बेसिकली वो वाटर के रिपल में इस्तेमाल होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। जबकि लॉन्जिट्यूडनल वेव बोलने में, साउंड वेव में इस्तेमाल होता है लॉन्जिट्यूडनल वेव। तो लॉन्जिट्यूडनल वेव साउंड वेव भी है, मैकेनिकल वेव भी है, प्रोग्रेसिव वेव भी है। आपको फिर से बना देता हूं, यहाँ पे सारी मैकेनिकल वेव को मीडियम चाहिए। हर एक मैकेनिकल वेव हमारी प्रोग्रेसिव वेव कहलाती है, ये प्रोग्रेसिव वेव। और जो प्रोग्रेसिव वेव है, 2 टाइप की होती है, एक ट्रांसवर्स वेव, एक लॉन्जिट्यूडनल वेव। जो हमारी साउंड है वो हमारी लॉन्जिट्यूडनल वेव है, और बाकी की जो हमारे बचे वो सबके सब ट्रांसवर्स वेव हैं। जो लॉन्जिट्यूडनल और ट्रांसवर्स दोनों प्रोग्रेसिव हैं, दोनों हमारे, और प्रोग्रेसिव पूरी की पूरी मैकेनिकल है। इसका मतलब सभी को मीडियम चाहिए चलने के लिए। समझ गया? तो यही हमारा कॉन्सेप्ट है आज का। और एग्जाम में एमसीक्यू में पूछेगा कि कौन सी वेव फ्लूइड से चलती है। फ्लूइड से सिर्फ हमारी लॉन्जिट्यूडनल वेव जो कि साउंड वेव है, यही चलती है, बाकी कोई भी नहीं चलती है। समझ गया अच्छे से? और किसको मटेरियल मीडियम चाहिए? मैकेनिकल वेव को मीडियम चाहिए रहता है। लास्ट पॉइंट है, हमने 11th में सीखा था कि अगर कोई भी हमारी मैकेनिकल वेव है, अगर वो पास हो रही किसी इलास्टिक मीडियम से, तो उसका एक रिलेशन हमको मिलता है, वो हमको इससे मिलता है रिलेशन। ये आपको बस याद करना, आपकी बुक में भी इतना ही दिया हुआ है।
आप एक बार बुक पढ़ लोगे तो आपको समझ जाएगा, इतना ही दिया हुआ है। तो अगर आपकी कोई मैकेनिकल वेव है और वो इलास्टिक मीडियम से पास हो रही है, इससे कोई क्वेश्चन भी एग्जाम में नहीं आएगा, आप लिख के ले लो मेरे से। यही आपका इस इक्वेशन से आप उसका दर्शा सकते हो, रिप्रेजेंट कर सकते हो। और अगर वो पार्टिकल के लिए देखो, पार्टिकल अगर आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है तो आपका जो इक्वेशन होगा वो साइन और कोसाइन में बदल जाएगा, और आपका आंसर यही जो फंक्शन है वाई एक्स कॉमा टी, ये आपको देखो यहाँ पे ए साइन के एक्स प्लस माइनस ओमेगा टी से मिलेगा, जिसे हमने ऑसिलेशन चैप्टर में प्रूफ किया है। समझ गया। अब ए हमारा क्या है, एम्पलीट्यूड है, साइन हमारा साइन है, कोसाइन जो साइन साइनोसॉइडल बनता है ऐसे वाले में, है ना, और हमारा के एक्स के कांस्टेंट, एक्स डिस्प्लेसमेंट, ओमेगा टी टाइम विद फ्रीक्वेंसी। समझ गया। ओमेगा टी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ही तो है, ओमेगा और टी टाइम विद फ्रीक्वेंसी, यही तो है हमारा, और क्या है। समझ गया। तो यही चीजें हमको यहाँ पे लास्ट में मिलती है, इतने ही आपके बुक में दिया हुआ है जो कि मैंने आपको बता दिया। ठीक है। तो नेक्स्ट वाली वीडियो में गाइज हम लोग पढ़ेंगे अपने रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो आपको कैसी लगी आप बताना जरूर हमें, और 1 से 2 बार इस वीडियो को वॉच करना, जिससे कि आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मिलेंगे अगले वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो यहाँ पर या फिर यहाँ पर, टेलीग्राम में आप ज्वाइन हो जाओ, आपको नोट्स मिल जाएगी वहां से। आप सब्सक्राइब कर सकते हो हमारे यूट्यूब चैनल न्यू इंडियन एरा को। मिलेंगे अगले वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।